क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 96 नंबर क्वेश्चन है, जो इस प्रकार पूछा गया है। क्वेश्चन 96 नंबर ये कह रहा है, दंड का वो है सिद्धांत जिसके अनुसार अपराधी को दंड उसके स्वयं के भले के लिए दिया जाता है। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत होगा? वो हो जाएगा दंड का सुधारात्मक सिद्धांत, जैसे हम कह रहे हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, यानी रिफॉर्मेटिव यानी दंड सुधारक का सिद्धांत बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सम्मिलित नहीं किया गया है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे, जैसे कि मानवीय संबंधों के साथ व्यवहार करना, तो ये तो सही बात है। समकालीन समाज का अध्ययन करना, ये भी सही बात है। जीने की कला से व्यवहार करना, तो ये भी बात सही है। लेकिन जो समाज की भविष्य की समस्याओं का अध्ययन करना, ये गलत हो जाएगा। ये आपके संप्रत्य में नहीं आएगा, सामाजिक के में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष की श्रेणियों का श्रेणीबद्ध क्रम क्या होगा, यानी ऑर्डर क्या होगा? जो सही क्रम है वो बताना है। ये आपके ब्लूम के डोमेन थे 3 डोमेन, उनमें से जो पहला डोमेन है संज्ञानात्मक पक्ष, जिसे कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं। वो कॉग्निटिव डोमेन के ही 6 स्टेज होती है, यानी 6 स्टेप बोल सकते हैं, जो नीचे ये ऑप्शन में दे रखे हैं। इनका क्रम बताइए कौन सा सही होगा। इनका क्रम कुछ इस प्रकार होगा, जैसे ऑप्शनों के आधार पर ही देख लेते हैं। जैसे पहला ज्ञान होता है, तो ज्ञान 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 सभी में है। फिर उसके बाद ज्ञान के बाद बोध होता है, तो बोध, ठीक है, तो ये भी बोध है। इसमें प्रयोग है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी बोध है। बोध के बाद आता है अनुप्रयोग, या ऐसे ही हम कह देते हैं प्रयोग, या ठीक है, तो ये तो गलत हो ही गया था। तो फिर ये बोध दे रखा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, यानी 3 स्टेप आपको याद थे तो भी हो जाता काम। कैसे? ज्ञान ज्ञान के बाद बोध, बोध के बाद प्रयोग, या ऐसे ही अनुप्रयोग बोल देते हैं। फिर उसके बाद विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन, यानी ये 6 स्टेप होते हैं आपके संज्ञानात्मक पक्ष के। ठीक है, और इनमें से जो निम्नतम स्तर होता है वो हो जाएगा ज्ञान, उच्चतम स्तर हो जाएगा वो मूल्यांकन। देखो, सजाने का क्रम कुछ इस प्रकार होता है। जब आप इसे थ्योरी पढ़ेंगे इस डोमेन की, तो उसमें मालूम पड़ता है कि सबसे निम्नतम स्तर होता है ज्ञान, फिर उससे ऊपर आता है आपका बोध, उसके बाद आता है आपका प्रयोग, फिर उसके बाद आता है विश्लेषण, फिर आता है संश्लेषण, फिर आता है मूल्यांकन। तो ये उच्चतम माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये निम्नतम स्टेप होता है। ठीक है, ये वाले, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद और 2 डोमेन और बचते हैं, वो कौन कौन से? एक तो भावात्मक है, जो कृतवाल मसीहा ने दिया था, और एक आता है क्रियात्मक, तीसरे नंबर का, जो सिम्पसन ने दिया था। तो इनके स्टेप पूछे जाते हैं, तो ये भी याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र है वो इतिहास के साथ निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? यानी आपकी को रिलेशन की बात कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ना, हॉरिजेंटल को रिलेशन हो जाएगा, यानी अनुप्रस्थीय से संबंध। जैसे साइंस का मैथ के साथ किस प्रकार का संबंध होता है, तो उस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो ये संबंध बताएगा, तो मोस्टली यही होता है कि वो अनुप्रस्थीय आपकी से संबंध हो जाएगा, यानी हॉरिजेंटल बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 100वां पूछा है, किस प्रकार है कि अन्य विद्यालय विषयों के साथ है आप सामाजिक विज्ञान के से संबंध का लाभ बताइएगा। यानी उस जो भी आपकी और सब्जेक्ट होती है उनके साथ कैसा इनका यानी पॉजिटिव आपको देखना है से संबंध। ठीक है, जैसे कि विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करता है, ये बात सही है। छात्रों के विषय के प्रति रुचि विकसित करता है, ये भी बात सही है। पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है, यानी ये गलत है। अगर आपने NCF 2005 पढ़ा हो, तो उसमें हम एक बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि जो आपकी शिक्षा होती है वो कैसी होती है? विदाउट बर्डन होनी चाहिए, यानी बिना बोझ की शिक्षा। तो NCF 2005 के अनुसार, जबकि ये कह रहा है कि कैरिकुलम के भार को बढ़ाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना है, तो ये भी पॉजिटिव है, यानी A, P और D, ABD किसमें? ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रायोजना विधि को विकसित किया गया था किसके द्वारा। देखो इसमें क्लिपैक्टर, इसमें भी क्लिपैक्टर, इसमें भी, तो आपको इसका पूरा नाम ही याद रखना होगा, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म के थ्रू या आपको पूरा ही नाम रखें तो ही बढ़िया है, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो इसका नाम है विलियम W.H. क्लिपैक्टर। अगर इतना भी नाम याद रखेंगे ना तो भी काम चल जाएगा। जैसे जॉन है तो ये होगा नहीं, डेविड है ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा, जिसमें विलियम लगा होता है ना, मोस्टली वही होता है। जैसे विलियम हो जाएगा, फिर उसके बाद W.H. और याद रख लो, बस वही काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 102 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सामाजिक विज्ञान के अधिगमकर्ताओं में मानसिक योग्यता एवं वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास में सहायक है। जब भी आपसे मेंटली तौर पर अगर क्वेश्चन बने ना कि मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास में अगर सहायक है, तो उसमें 2-3 विधियों का नाम आता है। एक तो समस्या समाधान, एक आपकी मस्तिष्क उद्वेलन जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि बोलते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी विधि है, एक तो समस्या समाधान होगी, मस्तिष्क उद्वेलन हो गई, एक आध विधि और याद रख सकते हैं जो डायरेक्टली आपके मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित होती है, यानी संज्ञानात्मक बोल सकते हैं या मानसिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 103 नंबर का, अधिगमकर्ताओं में उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं जैसे विमर्शी चिंतन, इसका पर्यायवाची होता है इसे क्या बोलते हैं, विमर्शी यानी इंग्लिश क्या दे रखी है इसकी, रिफ्लेक्ट थिंकिंग, यानी वो ही है परावर्तन, इसे शब्द आ सकता है इसकी जगह पे परावर्तन थिंकिंग हो, यानी परावर्तन चिंतन या विमर्शी चिंतन या सृजनात्मक यानी सृजनात्मक कल्पना हो या समस्या समाधान हो। इसके लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त रहेगी, तो इसमें सबसे मैंने बेस्ट बताई थी, एक तो मस्तिष्क उद्वेलन, इसके साथ ही समस्या समाधान विधि जो आपके मस्तिष्क से ही संबंधित होती हैं, डेवलपमेंट से, ठीक है, समस्या समाधान, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये एक तो आपके विमर्शी चिंतन में, सृजनात्मक और साथ ही साथ कल्पना में और समस्या समाधान में उपयोगी है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हालांकि ये भी विधि है मनोवैज्ञानिक ही है, क्षेत्र भ्रमण है, भूमिका निर्वहन है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर बात की जा रही थी आपकी मेंटल यानी मानसिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 104 है, इसमें ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री अपनी प्रकृति में श्रव्य और दृश्य दोनों है, यानी ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री बताइए कि जो सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो वो आपकी हो जाएगी दूरदर्शन। दूरदर्शन को इंग्लिश में कहते हैं टेलीविज़न और शॉर्ट में कह देते हैं टीवी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी श्यामपट्ट तो दृश्य में आ जाएगा, टैप रिकॉर्डर श्रव्य में आ जाएगा, पत्र का चित्र ये भी दृश्य में आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एडगर डेल के अनुसार अनुभव शंकु का आधार दर्शाता है, यानी आधार मतलब बेस। अब देखो जो कौन हो एक्सपीरियंस, ये आपकी सहायक सामग्री का सिद्धांत एडगर डेल ने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे विभिन्न परीक्षाओं क्वेश्चन बने हैं। तो इनके आधार का मतलब बेस है, बेस यानी ये उन्होंने एक पिरामिड यानी शंकु जैसा बना के दिया था, जिसमें नीचे की तरफ होते हैं ना वो आधार माना जाता है। इस आधार में कौन सी चीज़ होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए प्रत्यक्ष एवं प्रयोजनशील अनुभव को डिनोट करने वाली चीज़ें होती हैं, जो बच्चा करके सीख ले सिद्धांत पर आधारित होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना तो ये फिर है अमनोवैज्ञानिक होती जाएंगी, नीचे की साइड है मनोवैज्ञानिक विधियाँ हुई, ऊपर की तरफ जाएंगे तो अमनोवैज्ञानिक होती जाएंगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये सभी शब्द आएंगे इसी वर्ड, ठीक है, इसी पिरामिड के अंतर्गत, ठीक है। तो जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है जो बेस में होता है वो होता है प्रत्यक्ष एवं प्रयोजनशील अनुभव, जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, जब वास्तविक वस्तु का उसके विस्तृत आकार की वजह से कक्षा में उपयोग संभव नहीं है, तब हम कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उस वस्तु के स्थान पर सर्वाधिक उपयोगी होगी। यानी कच्चा में कोई ऐसी बड़े आकार की वस्तु है या वास्तविक वस्तु है जिसे हम नहीं, उसकी जगह पे हम कोई अन्य चीज़ ला सकते हैं समझाने के लिए, यानी वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम उसके लिए उसका प्रतिबंध या मॉडल उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रारूप 2005 जिसे शॉर्ट में बोलते हैं NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षक कक्षा में किस तरह का कार्य करता है।
तो वो एक तरह से, एक सेकंड, वो एक तरह से कैसे कार्य करेगा, फैसिलिटेटर का यानी सुगम कर्ता का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 108 नंबर, सीबी गुड के अनुसार निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का एक प्रकार नहीं है। तो सीबी गुड ने पाठ्यक्रम बताए हैं, यानी जो प्रकार है, एक तो विषय केंद्रित होता है, फिर अनुभव केंद्रित भी होता है, और सह संबंध केंद्रित भी होता है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, वो हो जाएगा दक्षता केंद्रित। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा है जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो आप देखेंगे, देखो अभिप्रेरणा का होता है, लचीलेपन का होता है, सामुदायिक जीवन से सह संबंध या संबंध का सिद्धांत भी होता है, लेकिन पृथक्करण का नहीं होता, यानी अलग करने का। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विकल्पों में से पाठ्य योजना के हर्बर्टियन, जिसे हर्बर्टी पंचपदी प्रणाली भी बोल देते हैं, उपागम के उपयुक्त तार्किक अनुक्रम का चयन कीजिएगा। यानी इनके स्टेप दे रखे ना, 5 क्रम होते हैं, यानी 5 स्टेप होते हैं, उनका क्रम बताना है। तो इनका ट्रिक है, याद रखो तो आप PPCGA के नाम से याद रख लीजिएगा। देखो एक पहली पी से होता है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण नहीं, प्रस्तावना। तो देखो प्रस्तावना किन किन में, इसमें भी दे रखी है, इसमें भी दे रखी है प्रस्तावना। दूसरी पी से होता है प्रेजेंटेशन, तो यानी जिसे हिंदी में कहते हैं प्रस्तुतिकरण। सी का मतलब यहाँ पर संबंध है ना, जैसे यहाँ पे मैंने सी है, इसका मतलब संबंध से। संबंध कैसे, इसकी जगह एक शब्द आएगा कंपैरिजन। अब ध्यान रखना कंपैरिजन कैसे आया यहाँ पे। कंपैरिजन का मतलब ये है कि जो संबंध है ना, यहाँ पर हम तुलना शब्द भी उपयोग कर सकते हैं, और आपने परीक्षा में देखे होंगे ये तुलना भी शब्द दिया होता है। तो ध्यान रखना संबंध भी आ सकता है, तुलना भी आ सकता है। और जी का मतलब जनरलाइजेशन है, इसे बोलते हैं सामान्यीकरण। और ई का मतलब होता है अप्लाई, यानी अनुप्रयोग। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यही क्रम होते हैं आपके हर्बर्टीय पंचपदीय प्रणाली के 5 स्टेप कौन से होते हैं, तो वो यही होते हैं। और साथ ही साथ आप मॉरिसन का भी याद रख सकते थे, रख ले। उसने बौद्ध स्तर पर दी थी, यानी बौद्ध स्तर बेस्ड पूछे ना, कि ऐसे जैसे मॉरिसन की जो इकाई प्रणाली है, ठीक है, तो उनमें जैसे कि मॉरिसन की जो पंचपदी प्रणाली है, उनके स्टेप थे वो किस पर आधारित थे, तो वो बौद्ध पर आधारित थे, ठीक है। उनके 5 स्टेप कौन से हैं, तो उनके 5 स्टेप मैं नाम बताना चाहूँ। जैसे कि पहला होता है आपका, कौन सा होगा पहला, वो होता है अन्वेषण। पहला होगा अन्वेषण। फिर दूसरा कौन सा होगा, फिर दूसरा होगा आपका प्रस्तुतिकरण। तीसरा फिर कौन सा होगा, तीसरा होगा आपका आत्मसातीकरण, जिसे एसिमिलेशन बोलते हैं, आत्मसातीकरण। फिर चौथा स्टेप कौन सा होगा, इसे बोलेंगे संगठन, इसे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और बाकी लास्ट स्टेप होता है जिसे बोलते हैं रेसिटेशन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं पुनरावर्तन कह सकते हैं, वैसे इंग्लिश से याद रखना, रेसिटेशन। इसे बोलते हैं परावर्तन, परावर्तन वो वाला नहीं, इसे पुरावर्तन बोलते हैं, पुनरावर्तन एक तरह से बोल सकते हैं, पुनरावर्तन। तो एक क्वेश्चन और भी बनता है कि ये बताइएगा हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली और मॉरिसन की प्रणाली में इनमें से समान स्टेप कौन सा है। तो देखेंगे ना, जो प्रस्तुतिकरण है, तो यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे आता है प्रस्तुतिकरण। तो ये ध्यान रखना, ये समान स्टेप होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से बताइएगा कौन सी शिक्षक द्वारा कक्षा में वास्तविक कार्य की योजना है। तो हम कहेंगे जैसे कि पाठ्य योजना होती है ना, लेसन हम बनाते थे प्लानिंग, जो भी DLED या DLED कर रखी हो या B.Ed कर रखी हो, तो उस दौरान किया करते थे। जो आपकी वास्तविक कार्य की योजना होगी वो होगी आपकी पाठ्य योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मॉरिसन के द्वारा दिए गए इकाई पाक में निम्नलिखित में से कौन सा चरण या पद है और इसमें से संबंधित नहीं है। तो मैंने अभी 5 स्टेप बताए थे, जैसे कि एलाबोरेशन जो 1 नंबर पे आता है, प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण ये 2 नंबर पे आता है, और उसके बाद कौन सा बताया था, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे स्टेप में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था तीसरे नंबर पर आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन। तीसरे नंबर पर क्या आएगा, एसिमिलेशन, जिसे बोलते हैं आत्मसातीकरण। फिर चौथे नंबर पे आएगा ये ऑर्गेनाइजेशन, तो ठीक है, ये 4 नंबर पे आएगा। फिर 5 नंबर पे क्या आएगा, 5 नंबर पे आएगा रेसिटेशन।
रेसिटिटेशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं पुनरावर्तन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें से कौन सा स्टेप नहीं होगा या चरण नहीं होगा, तो वो विशिष्टीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और जो कि इसके क्रम क्या होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर मैंने बता दिया था एसिमिलेशन, 4 नंबर पर बता दिया था मैंने, एक सेकंड, एसिमिलेशन, और 4 नंबर पर बताया था ऑर्गेनाइजेशन, 5 नंबर पर आएगा रेसिटिटेशन, जिसे बोलते हैं पुनरावर्तन, ठीक है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संरचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। तो हम कहेंगे ये जब भी हम शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करेंगे ना, उसी दौरान किया जाता है, यानी ड्यूरिंग में किया जाता है। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, जब शिक्षण प्रक्रिया चल रही हो उसी दौरान किया जाता है। इसे ही हम कहते हैं फॉर्मेटिव, FA बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये जब मूल्यांकन पढ़ेंगे ना, उसमें प्रकार पढ़ेंगे, एक तो FA होता है, एक ऐसे होता है। ये ऐसे होता है, ये योगात्मक कहलाता है। सुमेलेटिव असेसमेंट जो वर्ष के अंत में किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो शिक्षण प्रक्रिया दौरान किया जाता है। तो यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। जो गलत है वो चूज करनी है। देखो, विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, विभेदीकरण होती है, व्यापकता होती है, ठीक है, और वस्तुनिष्ठता भी होती है, वस्तुनिष्ठता, ठीक है। ये शब्द होते हैं, ये याद रखने होते हैं। बाकी विषय निश्चितता नहीं होती है, यानी जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिविटी, ये नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें से निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण की सीमा है, यानी जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ना, ऐसे टाइप बोलते हैं। इसमें इंग्लिश दे रखी होगी, देखो ऐसे टाइप वाले टेस्ट होते हैं या क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो उसमें उसकी सीमा बताइए। सीमा मीन्स ये है कि उसकी एक कमी बताइए, लिमिटेशन। तो जैसे कि अंकन की व्यक्ति निष्ठता होती है, तो ये गलत हो जाएगा पहला ही। बाकी निर्माण में आसानी होती है। आपसे कहेगा 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे, तो उनके बारे में वर्णन कीजिए। तो ये फैक्ट से आसान है, जो भी शहीद हुए उनके बारे में लिख दीजिएगा। अभिव्यक्ति का आकलन है, जो भी आपके दिल में, दिमाग में जो भी आप सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, तो उसके बारे में लिखते जाइए। यही एक खासियत होती है इसकी निबंधात्मक प्रश्न की, जो भी दिमाग में आ रहा है वही लिखते जाइए। बाकी है विचार एवं कल्पना का मूल्यांकन किया जाता है। निश्चित तौर से जिस टॉपिक के बारे में पूछा गया, आप किस प्रकार सोच रहे हैं और लिख रहे हैं, वो भी चीज़ इंक्लूड हो जाती है। यानी ये तो 3 सही थे, कमी हो जाएगी 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के परीक्षण में छात्रों के आलोचनात्मक एवं स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन के ज़्यादा अवसर होते हैं। तो देखो, आलोचनात्मक चिंतन हो, स्वतंत्र चिंतन हो, ये सभी है ना। जब क्वेश्चनों के प्रकार की बात करते हैं, तो ये ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ना, उन्हीं में मिलता है हमें लिखने के लिए। तो उसी आलोचनात्मक चिंतन भी आता है और स्वतंत्र चिंतन भी आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और यहाँ से आगे तो फिर ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इतने क्वेश्चन हमने के लिए हैं, ये आपके थे और SST पेडागोजी के जो पूछे गए हैं, ठीक है।